कुछ समय पुरानी बात है। किसी देश में तीन भाई रहते थे। यह तो पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ, पर एक बार उन तीनों भाइयों को एक एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो यह वरदान मांगने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही यह इच्छा प्रकट की कि वे जब भी अपनी जेब में हाथ डालें तो उन्हें उसमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की ज़रूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहें। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम भीम था, उसने किसी दूसरे प्रकार की ही इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वहीं उसे प्रेम करने लगे। उन सब की इच्छा पूरी हुई, पर कैसे, इसके लिए अब आगे की कहानी सुनते हैं मित्रों। इन इच्छाओं को पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया खोजने का योजना बनाया। भीम ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता है, परंतु उन्होंने उसकी एक ना सुनी और बोले, हम तो जहाँ भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ़ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पैनी तुम्हारे पास तो एक भी रुपया नहीं है और ना कभी होगा। फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर भीम ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। काफी प्रार्थना करने के बाद दोनों बड़े भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त भी लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। भीम मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। एक दो दिन का सफर करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बड़े शानदार खाने खाए। भीम को किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थी। हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे, तुम वहां खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओह, अगर उनको खाना पसंद नहीं भी आया तो ना सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफ़ी मेहनत करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज अपने रुमाल में छिपाकर सराय से बाहर आई। यह कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम यह था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह भीम के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रख लो, क्योंकि तुम एक बहुत ही सुंदर इंसान हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचोगे उसी रंग में कट जाता है। भीम ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। भीम के भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वे फिर चलने के लिए तैयार हुए और भीम गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा हुआ। फिर वे एक दूसरे सराय में आए। वे दोनों सराय के अंदर चले गए और भीम बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। भाइयों ने भीम को बताया कि अगर कोई तुमसे यह पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो तुम कहना कि मैं दो विदेशी राजकुमारों का नौकर हूँ। ठीक है। इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था।
सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते देखा तब उसने भी उससे कहा, वहां तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसको उसकी गर्दन पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई कपड़ा दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस कपड़े पर आ जाता था। तीसरी सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे इस तीसरी सराय की मालिक की पत्नी ने भीम को देखा तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल सकती थी। भीम ने उसको भी नम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया और वह टोटी उससे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय राजा के लड़के के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया। मगर भीम बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिसको पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक भी रुपया नहीं था। उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहां का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहां आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नज़र से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफ़ी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर अनदेखा कर दिया, बल्कि वे लोग खुश ही हुए कि अच्छा हुआ उन्हें उनसे छुटकारा मिल गया। जब भीम उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे, पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब भीम ने अपना वो जादुई कपड़ा निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही जादुई कपड़े पर तरह तरह के स्वाद अनुसार खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसे दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो जो चाहो पियो, कहकर भीम ने अपनी लकड़ी की टोटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह के शरबत उसमें से निकलने लगे। इस प्रकार भिखारियों ने भीम की मेहरबानी से वह सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। क्या तुम सोच सकते हो कि यह सब कुछ देखकर वहां क्या खुशियां मनाई जा रही होंगी। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि की खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और कुछ डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे, लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे आज वे उसको छू भी नहीं रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसी पोशाकें पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि वे शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, यह तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद यह कल वाले भिखारी की करामात रही होगी, पर यह सब उसने कैसे किया होगा यह उनके दिमाग में नहीं आया।
वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताई। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलने से सुंदर सुंदर कपड़े अपने आप बनकर गिरने लगते हैं। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह का खाना और बहुत तरह के पेय पदार्थ भी हैं, इसलिए उन्होंने यह खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोटी जैसी चीज भी देखी थी। राजा के एक बेटी थी, उसके कानों में भी ये बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हो आई कि अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी सुंदर सुंदर कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? भीम बोला कि हाँ, यह सच है कि उसके पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सुंदर सुंदर कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, यह कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। भीम ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों यानी सराय की मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी नहीं देखा। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीली साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल गुलाबी सिल्क से भी ज्यादा गुलाबी हैं। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, जो भीम उसको किसी तरह भी देने के लिए राजी नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा कि आखिर तुम्हें उसके लिए चाहिए क्या? भीम ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं लगी। सो भीम राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने भीम की सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर ही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से अधिक सुंदर लग रहा था जो अब तक उसके शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और भीम को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो भीम की सुंदरता बसी हुई थी। सो अब उसने उस अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर भीम ने वहां के भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी। सो भीम को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको जादुई कपड़े के बारे में बताया, साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और भीम पहले दिन की तरह ही फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वह रात भर भीम का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन भीम ने अपना जादू का कपड़ा राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से भीम को महल में रहने की जिद की तो राजा ने कहा,
किसी चीज की कोई हद भी तो होती है। हम इस तरीके से उसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन दो राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसके शरबत की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुला दिया। इस बार जब भीम इस बार जब भीम आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोटी भी है? भीम ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दे तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुमको वह ऐसे ही दे सकता हूँ। राजकुमारी मुंह फेर कर हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती है। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, भीम और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते, क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। अब भीम ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी तो हमें यकीन है कि वे लोग अभी भी वहीं होंगे, पर हम आशा करते हैं कि भीम उन्हें जरूर माफ कर दिया होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।